अनुराग एकेडमी आप लोगों को हर तरह की सुविधाएं देना चाहता है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके और आप अच्छा अपने लाइफ में कर सकें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को अच्छा सेटल कर सकें। और इसके लिए लगातार कोशिश भी चल रही है और लगातार कोशिश भी जारी है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज चालू किया, जो पिछले कुछ क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ टेस्ट सीरीज चल रही थी। लगातार टेस्ट सीरीज चलाया हमने, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चलाया और करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज चलाया। फिर उसके बाद बीएसएससी के एग्जाम्स आए, उसके भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलाए, यहाँ तक कि हमने सब्जेक्ट वाइज भी चलाया, टॉपिक वाइज भी कुछ चलाया। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी समझ में आया कि लगातार सिर्फ टेस्ट सीरीज चलाने से सारे बच्चों का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी हमारे ग्रुप में थे, हमारे साथ थे, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ से रिलेट करते थे। उनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं था। बेसिक नॉलेज के लिए भी वो उनको संघर्ष करना पड़ रहा था, या मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे कंडीशन में जब वो टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। इससे उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट होने का चांसेस बढ़ रहा था, लग रहा था लगातार कि वो ऐसा ना हो कि उनको ऐसा अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल से हिल जाए, जिससे कि उनको ये लगे कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए हमने ऐसा सोचा कि एक सीरीज लाया जाए, जिसके अंदर कि हम बारी बारी से 68th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उस पर फोकस करते हुए, और साथ में अभी मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो उससे उस सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए एक बनाया जाए, जिसमें कि हम लोग बारी बारी से बाकी चीज़ों को भी सीखेंगे और देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में या फिर डिटेल्स में ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्रुप में बीच बीच में आपको कुछ वन लाइनर भी डाले जाएंगे, जिससे कि आप उससे भी कुछ लाभ उठा सकें। और साथ ही ये जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अभी फिलहाल हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से, और इस आधुनिक भारत के इतिहास की बात हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत, और तब हम लोग प्राचीन भारत की तरफ जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस का रेशियो भी लगभग ऐसे ही होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। आजकल तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मूलतः हम देखते ये हैं कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, इसलिए उसके ऊपर पहले हम लोग फोकस करते हैं। जल्दी जल्दी में इसको खत्म करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत में जाएंगे। और साथ ही साथ हमने एक सोचा हुआ है, अगर मेरे पास पूरा वक्त मिला तो आधुनिक भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री के साथ साथ एक साइंस का कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें कि साइंस को भी धीरे धीरे हम लोग खींचते चले जाएंगे। और अगर इस तरह से हम लोग खींचेंगे तो हमें उम्मीद है कि 68 बीपीएससी के एग्जाम होने से पहले या मध्य निषेध के एग्जाम होने से पहले हम लोग काफ़ी कुछ इसके अंदर सीख लेंगे। और बीच बीच में आपके संडे टू संडे टेस्ट सीरीज तो चलते ही रहेंगे, टेस्ट सीरीज तो आपको मिलते ही रहेंगे, और आप अपने टेस्ट को देते रहेंगे और उसके बाद अपने मार्क्स को और अच्छा करने का कोशिश भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज अगर आधुनिक भारत का इतिहास का प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको किस तरह से आधुनिक भारत का माना जाता है। एक्चुअली ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतिहास कोई पार्ट में बटा हुआ है, क्योंकि एक ही समय में कई जगहों पे अलग अलग चीज होते रहते हैं। लेकिन अगर भारत का इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट करके लोग पढ़ते हैं। एक प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं, जब तक कि आपके इस्लामिक आक्रमण नहीं हुए थे, आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण नहीं किए थे, तब तक को हम लोग जनरली प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर ही पढ़ लेते हैं। जब इस्लामी आक्रमण हुआ और ये आपके बहुत सारे जो सल्तनत कालीन वंश हुए, और उसके बाद फिर मुगल हुए, मुगल के बाद उत्तर मुगल हुए, ये सारे चीज़ों को हम लोग मध्यकाल में ही पढ़ते हैं। मध्यकाल के दौरान इसका अध्ययन ज़्यादातर हम लोग करते हैं। और आधुनिक काल का जो इतिहास है वो लगभग लगभग अधिकतर जो इर्द गिर्द घूमता है वो अंग्रेजों के भारत पे शासन का जो क्रम रहा है उसके दौरान ही इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इसकी शुरुआत होती है, अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से। देखिए, अब यूरोप में आधुनिकीकरण हो चुका था, इंडस्ट्री लगने लगे थे, वहाँ पे औद्योगिकरण हो चुका था। किसान से कम और उद्योगों से ज़्यादा इनकम का स्रोत देख करके पूरे सारे यूरोपीय उस ओर भाग रहे थे। और इसी क्रम में पुर्तगाल और स्पेन ये दो देश थे जो उस वक्त संघर्ष कर रहे थे अपने 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 बड़े बाजार के लिए, अपने लोगों को, अपने चीज़ों को बेचने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और इसी दौरान जब पुर्तगाल का एक राजा था, हेनरी द नेविगेटर उसको बोला जाता था, हेनरी नाम था उसका, उसने बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं दी पुर्तगाली नाविकों को कि वो रास्ता ढूंढे, रास्ता किस तरह से भारत पहुंचा जा सके, किस तरह से भारतीय और एशियाई देशों के साथ उनके संपर्क बढ़ सके।
क्योंकि उस वक्त अरब और इधर के रास्ते से व्यापार करना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तुर्कों ने सारे रास्ते पर कब्जा कर जमा रखा था और यूरोपियंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो पुर्तगाली जो थे वो भारत आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज भी आए, फिर फ्रेंच भी, फ्रांसीसी लोग भी आए, और इस तरह से बहुत सारे व्यापारी कंपनियां भारत आई और भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो अगर हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों में, तो सबसे पहले हमारे भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी, वो जो थी वो उसका नाम है, सबसे पहली यूरोपियन कंपनी जो थी वो पुर्तगाली थी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली नाविक जो था, जैसा आप जानते हैं, वास्को डी गामा, वो आया था। जमोरिन राजा था उस वक्त, कालीकट के तट पे आया था। पुर्तगाली आए थे पहले, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए। डच 1595 ईस्वी के आसपास आए थे। अंग्रेज 1600 और फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे वो 1664 ईस्वी में। फ्रेंच मतलब ये फ्रांसीसी लोग हैं। तो अब देख सकते हैं इस क्रम में कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत में वापस भी गए, इसको भी आप समझ सकते हैं। 1961 में गोवा पर से जब अधिकार समाप्त हुआ तो पुर्तगाली यहां से वापस गए। और इसी बीच अंग्रेज भी आए 1600 ईस्वी में, डच भी आए थे। डचों का ज़्यादा शासन हमारे यहाँ रहा नहीं है, अंग्रेजों का ज़्यादा शासन रहा। उन्होंने पुर्तगालियों को भी भगाया यहाँ से, फ्रांसीसियों को भी भगाया यहाँ से। बाकी आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। और ये जनरली मध्यकाल में आप पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में, जब शुरुआती क्रम था। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई, भारत में कंपनी की स्थापना कैसे हुई, भारत में कंपनी क्या काम करती थी और किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को जोड़ा गया और घटाया गया। ये उत्तर मुगल काल की बात है, उत्तर मुगल काल की बात चल रही है। लगभग उत्तर मुगल काल ना बोले, मुगल काल ही बोलेंगे, क्योंकि अकबर जहांगीर के वक्त का समय का था जब ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी स्थापना कर ली, जब इन्होंने अपने आप को स्थापित किया भारत में, उस वक्त उत्तर मुगल काल चल रहा था, जब तक कि केंद्रीय सत्ता बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि कंपनियों ने स्थापना कब कब किया। पुर्तगाली जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे, उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाई 1503 ईस्वी में। हमें यही याद करना है कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी थी कोचीन में 1503 ईस्वी में। कब थी? 1503 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने बनाई। कहाँ बनाई? कोचीन में बनाई। अंग्रेज 1600 ईस्वी में जब इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी, और इसकी पहली व्यापारिक कोठी जो थी वो उन्होंने सूरत में बनाई थी 1608 ईस्वी में। तो अगर हम देखें, पुर्तगाली सबसे पहले आए 1503 ईस्वी में, उन्होंने कोचीन में व्यापारिक कोठी बनाई। 1608 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी सूरत में बनाई थी अंग्रेजों ने। डचों ने पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाई थी, और फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। तो हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है, कालानुक्रम के हिसाब से इसको पूछा जाता है एग्जाम में, इनमें से कौन सबसे पहले भारत आए या इनमें से कौन सबसे बाद में भारत आए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, तब डच, तब अंग्रेज और तब फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी सबसे अंत में आए हैं और पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे कंपनियों की स्थापना अगर बोली जाए, अगर व्यापारिक कोठी की स्थापना की बात की जाए, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना की, उसके बाद डचों ने, तब अंग्रेजों ने और तब फ्रांसीसियों ने। जैसे जैसे वो लोग आए थे वैसे वैसे यहाँ पे अपनी व्यवस्था उन्होंने की थी। अब हम लोग पुर्तगालियों की बात करके पुर्तगालियों के संबंध में कुछ जानकारी ले लें जो एग्जाम में पूछने वाले होते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जिस मार्ग से आया था, उस मार्ग का नाम था केप ऑफ गुड होप। ये एक एरिया था जहाँ पे हमेशा ज्वार भाटा उठा करता था और बहुत मुश्किल से लोग वहाँ से पार कर पाते थे, बहुत मुश्किल से वहाँ से लोग निकल पाते थे। बहुत बार नाविक वहाँ पहुँचे और वहाँ से वापस लौट गए, क्योंकि वे उस जगह को पार नहीं कर पाते थे। लेकिन वास्को डी गामा ने इंतजार किया, जैसे ही वहाँ शांत हुआ माहौल, आराम से वहाँ से निकल गया, और इसलिए उसने उस जगह का नाम दिया केप ऑफ गुड होप, और वास्को डी गामा उसी रास्ते से भारत आया था। उस वक्त कालीकट का राजा जमोरिन था। ये भी पूछता है कि उस वक्त कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था, और उसने जड़ी बूटियों और मसालों के व्यापार करने की आज्ञा दी। कुछ कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जमोरिन के साथ वास्को डी गामा के अच्छे संबंध नहीं थे, और वास्को डी गामा जमोरिन से उसे बिल्कुल प्यार से ऐसा सब कुछ नहीं हो चुका था, कुछ ना कुछ वहाँ पे उसे मुश्किलें आई थी। लेकिन अंततः ये सभी लोग मानते हैं कि मसाला और जड़ी बूटी का व्यापार जमोरिन ने करने दिया था वास्को डी गामा को, और इस व्यापार का इतना फायदा हुआ था कि लगभग 60 गुना लाभ उसने कमाया। जो उसे व्यापार में खर्च हुआ, यानी कि उसकी पूंजीगत जो व्यय थी, यानी जो उसे आने जाने का जो खर्च था, उन सबों को काटने के बाद भी उसे 60 गुना का लाभ हुआ था वास्को डी गामा को। बहुत लंबी कहानी है वास्को डी गामा के पूरी दौर में, जो वहां से चलता है, कैसे कैसे पहुंचता है, उन सबकी जानने की जरूरत नहीं है। हमें जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम में
आने वाले प्रश्न जहां से बनेंगे हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देखेंगे। उसके बाद 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, ये दूसरा भारतीय पुर्तगाली अभियान था जो भारत आया था। पहला तो वास्को डी गामा था, दूसरा कौन था? पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। पूछेगा कभी कभी प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया था वो कौन था? तो पेट्रो अल्वारेज कैब्राल था जो भारत आया था। 1502 में एक बार फिर से पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। और जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि जो पुर्तगाल का राजा था हेनरी द नेविगेटर, उसने वैश्विक खोजों को बढ़ावा देने में बहुत ही योगदान किया। उसे बहुत ही अच्छा लगता था कि लोग खोजें, रास्ता ढूंढें और अपने देश को आगे बढ़ाने में उनका सहायता करें। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए 1498 में, उसके बाद डच आए 1595 में, अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में और फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी पहली बनाई और फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। जिस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था उसे क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप। जिस राजा ने उनका स्वागत किया, या जो भी कह सकते हैं, उस वक्त राजा जो था हिंदू राजा कालीकट का था, उसका नाम क्या था? जमोरिन था। कितना यात्रा व्यय करने के बाद भी कितना का लाभ हुआ? 60 गुना लाभ हुआ। और दूसरा जो अभियान था वो कौन आया था? तो पेट्रो अल्वारेज कैब्राल आया था। वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। और इन सभी खोजों में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया? तो पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में इतना आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग वायसराय की बात करते हैं। वायसराय कहने का मतलब है कि गवर्नर जो थे, गवर्नर को नियुक्त करने लगे थे उन लोगों ने गवर्नर नियुक्त किया था पुर्तगालियों ने। और पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को नाम समझ करके ये मत समझ लीजिएगा कि फ्रांसीसी था, ये पुर्तगाली था। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो 1505 से 1509 के बीच में भारत का गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय भी इसको बोल सकते हैं, वायसराय बनकर के भारत आया था। इसने ब्लू वाटर की नीति अपनाई थी, शांत जल की नीति इसने अपनाई थी। शांत जल की नीति थी उसकी कि अब वो जो है आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया था। आइए हम लोग आते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों में हम लग गए थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हाँ आइए, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जो था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया था। और भारत में उसने अपना पूरा प्रयास किया कि पूरी तरह से वहाँ की जो भी नौसेनाएं थी या जो भी यहाँ के लोकल राजा के जो काम थे उन पर अपना कब्जा जमाया जाए। और इस क्रम में उसने द्वीप और समुद्री जो भी था, द्वीप वगैरह का जो एरिया था, समुद्री तट था, उन सबको कब्जा में लिया अपना। और उसका एक ही सपना था अल्मीडा का कि वो पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमा सके, हिंद महासागर के एरिया पर वो कब्जा जमा सके। और इसलिए उसने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी। और इसका जो ये प्रयास था हिंद महासागर पर कब्जा जमाने का, वही शांत जल की नीति कहलाती है। उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली था वो भारत आया था, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 ईस्वी तक के वायसराय रहा। और इसने पुर्तगाली राजधानी कोचीन बनाई। इसने जो पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी जो कोचीन में थी, जो जहाँ पे हमने अपने पहले ही पढ़ा है कि 1503 ईस्वी में व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में इन्होंने बना ली थी कोचीन में। तो उसी कोचीन को अपनी राजधानी बना लिया, अपने क्षेत्र की राजधानी बना लिया। इसलिए इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने गोवा जीता। कौन था? आदिल शाह सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान था, उससे 1510 ईस्वी में गोवा जीत लिया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इन बातों को, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन रहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फांसो डी चारों इसी के रहेंगे, अल्फांसो डी बुकर्क, नीडो डी कुन्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे कि वास्तविक संस्थापक तो मान लीजिए पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। राजधानी कहाँ बनाया था? तो कोचीन में बनाया था। किससे गोवा जीता? तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह सुल्तान से।
कब जीता? 1510 ईस्वी में। किसने जीता? कौन था उस वक्त वायसराय? तो अल्बुकर्क था। और आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं कि गोवा 1961 ईस्वी में आजाद हुआ, ठीक है ना। और ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने 3G की नीति चलाई थी, गोल्ड, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। यानी कि ये यहाँ पे अपने ईसाइयत की प्रचार करेंगे, यहाँ से धन उपार्जन करेंगे, और ग्लोरी मतलब अपने ख्याति को चारों ओर फैलाएंगे। ये इनका प्लानिंग था। अब नीनो डी गुन्हा जो है, इन्होंने गोवा को राजधानी अपना बना लिया आकर के। जो कोचीन में राजधानी बनाई गई थी, किसने कोचीन को राजधानी बनाया था? अभी हमने बताया अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी बनाया था, और नीनो डी गुन्हा ने गोवा को राजधानी बना दिया। और साथ ही साथ इसने दीव और दमन को भी जीता। 1535, ये डेट जरूरी नहीं उतना याद रखना, 1535 से और 1559, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा तो ज़्यादा ही बेहतर है। दीव और दमन को जीता इसने 1535 और 1559 ईस्वी में, और इसको पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लिया। और ये दोनों, दमन और दीव भी 1961 तक पुर्तगालियों के ही अधिकार में रहे, और गोवा भी रहा था, जो हमने आपको बताया। गोवा सबसे अंत में आज़ाद हुआ। अब ये सारी बातें जो पुर्तगालियों के बारे में हम लोगों ने की, इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी अगर हम लोग देख लें तो उसे अलग पॉइंट आउट किया गया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। ये प्रश्न भी पूछता है कभी कभी कि ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो गोवा में की गई, और पुर्तगालियों ने ही की थी। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जीव संत जेवियर, जो आप लोग के स्कूल देखते हैं आप, संत जेवियर स्कूल, आपने देखा है कि संत जेवियर स्कूल बहुत ही नामी स्कूल है। ये स्कूल चलता है तो ये किस संत के नाम पर चलता है? संत जेवियर के नाम पर चलता है। और ये किसके साथ आए थे? मार्टिन डिसूजा के साथ भारत आए थे 1542 ईस्वी में, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की बात ही पुर्तगालियों के हाथ में जाती है कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, ठीक है। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा, इन सबों से परिचय पुर्तगालियों ने ही कराया यहाँ के लोगों को। और पहले यहाँ लोग इन लोगों के इस सब चीज़ों के बारे में शायद ही जानते थे। अब पुर्तगालियों को उत्थान और पतन को एक नज़र में हम लोगों ने देखा है। ये सब बहुत ही याद करने वाली चीज़ें, इन्हें आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की 1498 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पहला दुर्ग बनाया कोचीन में, हमने पहले भी पढ़ा है, पहला दुर्ग कोचीन में बनाया। 1505 ईस्वी में दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। पहला दुर्ग कोचीन में 3 में, और 5 में कुन्नूर में। 1505 में ही फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो था वो भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना दिया जाता है। हमने आपको बताया था पहला गवर्नर जो था हमारा, जिसको हम लोग बोले थे कि वायसराय भी यहाँ लिखे थे, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो था वो पहला गवर्नर बनाया जाता है 1505 ईस्वी में ही। जिस वक्त कुन्नूर में दुर्ग स्थापित हो रहा था, ठीक उसी वक्त भारतीय क्षेत्र का गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को बनाया जा रहा था। 1509 ईस्वी में अल्मोड़ा ने क्या किया कि गुजरात और मिस्र का संयुक्त बेड़ा को पराजित किया। यानी कि गुजरात और मिस्र मिलकर के कुछ काम कर रहे थे, कुछ समुद्री व्यापार करने का कोशिश कर रहे थे, उसको अल्मीड़ा ने सबसे पहले रास्ते से हटाया। 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा इसी बीच में हट जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया जाता है। अल्बुकर्क ने सबसे पहले बनने के साथ ही, वायसराय बनने के साथ ही, बीजापुर के सुल्तान पर आक्रमण किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। तो 1498 में वास्को डी गामा आया, 3 में कोचीन में दुर्ग स्थापित हुआ, 5 में कुन्नूर में दुर्ग स्थापित हुआ, और उसी साल फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा को भारत का गवर्नर बनाया गया। 1509 ईस्वी में गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़ा को अल्मीड़ा ने पराजित किया, और 9 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने वायसराय का पद संभाला। और पद संभालते क्या किया? सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया। 1511 ईस्वी का बात अगर हम लोग करें तो उस वक्त मलाया द्वीप के मलक्का पर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। आप अगर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, संडा स्ट्रेट, इन सब स्ट्रेटों के बारे में जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हॉर्मुज कहाँ है, मलक्का कहाँ है, मकस्सर कहाँ है। ये बहुत सारे सब स्टेट्स हैं, इनको आप ज्योग्राफी में एक बार देख लीजिएगा उनके मैप पे। 1515 ईस्वी में हॉर्मुज पे अधिकार कर लिया। फारसी खाड़ी के आसपास में है, हॉर्मुज का संधि, जल संधि है, उस पर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। अल्बुकर्क जो 1509 ईस्वी में वायसराय बनाया था, भारत का बनाया गया था, उसकी 1515 में मृत्यु हो जाती है। और मुझ पे जिस साल अधिकार होता है ठीक उसी साल अल्बुकर्क मर भी जाता है। 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई थी? नीनो डी कुन्हा ने। याद है आप लोगों को? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। कोचीन को किसने बनाई थी? कोचीन को बनाई थी अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी, और दमन और दीव को जीता भी था। देखिए, 1535 में दीव का अधिकार किया, 1559 में दमन पर अधिकार कर दिया। और इसको सब किसने किया था? नीनो
डी कुन्हाने, निनो डी कुन्हाने। 1566 में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच समझौता होता है। 1596 में डच जो थे वो भारत पर धीरे धीरे अब अपना वर्चस्व बना रहे थे और डचों ने पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया और दक्षिण पूर्व एशिया से लगभग बाहर कर दिया। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया सूरत में, पुर्तगालियों को पराजित करके। जो पुर्तगाली पहले सूरत में जमे हुए थे उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। 1641 ईस्वी में डचों ने भी पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग भी छीन लिया। 1659 ईस्वी में श्रीलंका भी पुर्तगालियों के हाथ से चला गया और इस प्रकार से इनका पतन प्रारंभ हो जाता है 1566 ईस्वी से। 1566 ईस्वी में इन्होंने तुर्कों से समझौता किया। 96 में डचों ने पराजित किया और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र से बाहर किया। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पराजित किया और सूरत से बाहर कर दिया। 1641 ईस्वी में फिर से डच ने मलक्का दुर्ग पर आक्रमण किया और इनसे छीन लिया। 1659 ईस्वी में पुर्तगालियों के हाथ से श्रीलंका भी चला जाता है और इस प्रकार से 1663 ईस्वी में है जो मालाबार का युद्ध होता है। इसमें सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खड़े रख दिया। प्रश्न उठता है कि किस युद्ध के बाद पुर्तगाली निर्णायक रूप से भारत से वापस चले गए थे? तो ये है, डचों ने किया था मालाबार का युद्ध और ये 1663 ईस्वी में हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो हमने अभी आज पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहले हम पुर्तगालियों के आगमन की बात पढ़ते हैं भारत में। तो हमने सबसे पहले पुर्तगालियों के आगमन में देखा कि पहले पुर्तगाली भारत आए। यूरोपियन के आगमन में देखा कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज 1600 में आए, फ्रेंच 1664 ईस्वी में आए। पुर्तगालियों ने कोचीन 1503 में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने बनाई। 1605 में मसूलीपट्टनम में डच ने और 1668 में सूरत में फ्रेंच ने। कभी कभी ये पूछेगा कि मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी किसने बनाई थी? तो आपको ये प्रश्न में चारों ऑप्शन होंगे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रेंच। तो आपको वहां पर डच आंसर मारना है, तभी सही हो पाएगा। जिस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। जमोरिन उस वक्त राजा था कालीकट का। वास्को डी गामा को अपने मूलधन का 60 गुना लाभ हुआ था। पेट्रा अल्वारेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था और इन सब में उनकी सहायता की थी हेनरी द नेविगेटर जो वहां का राजा था उसने। वायसराय की बात करें तो सबसे पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे जिन्होंने सांत जले और या ब्लू वाटर की नीति चलाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरे वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। या ये सब ऐसे वायसराय थे जो ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया और गोवा जीता। फिर उसके बाद 3G अभियान भी चलाया था अल्बुकर्क ने। उसके बाद निनो डी कुन्हा हुआ जिन्होंने की अपनी राजधानी गोवा को बनाया और दमन और दीव को जीता। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी चीजों को अगर हम याद कर लें और कुछ नीचे हमने इस यहाँ जो बताया याद कर लें तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये तो आप बिल्कुल अनुराग एकेडमी में आप इसको लाइक करें। अगर आपको मन करता है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अगर बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर करने की कोशिश करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर के ये पहला वीडियो था और ये आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड था। तो थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा वीडियो ही होगा, आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। और आप इसको जितना ज़्यादा ढंग से पढ़ सकें, जितना ज़्यादा बेहतर कर सकें और अपने कमेंट में ये जरूर बताएं कि इसे और किसे बेहतर किया जा सकता है। मेरे पास संसाधनों की बहुत कमी है, मैं पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास संसाधन बिल्कुल भी बहुत ही कम है और इन्हीं कम संसाधनों में हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और बस यही कहेंगे कि आप लोग मन से पढ़िए और इस तरह से आपको वीडियो और हम कोशिश करेंगे कि देते जाएं और ज़्यादातर वीडियो देंगे तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए ज़्यादा तक पढ़िए और अगले संडे तक टेस्ट देने का तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। इस बार हम लोग इन तीनों को खत्म करेंगे और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। अंग्रेज तो खत्म नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास ही अंग्रेज पर टिका हुआ है, लेकिन बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम लोग खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना तैयारी कीजिए और अनुराग एकेडमी से जुड़ी रहिए।